जब मैं बचपन में जब होटल पे बैठता था तो देखता था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी आती थी। मेरे गांव में अगर मेरे रिजल्ट से जितने लोगों में मोटिवेशन आया है, जब 1.5-2 महीने मेहनत करके मैं 3 मार्क्स से फेल हो सकता हूँ, तो शायद 1.5-2 महीने मेहनत करूँगा तो 30 मार्क्स से पास भी हो सकता हूँ। तो रियल लाइफ को अगर हम कॉपी पे उतारते हैं तो बहुत नंबर मिलता है और शायद अच्छा पोस्ट भी मिलता है। कि माता पिता के सहयोग के बिना इंसान धूल के बराबर भी नहीं जा सकता है। पिताजी ने मेरे को कई बार बोला कि तुम मन से नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी कमी है, तो तुम अच्छा से करो। मेरे पिताजी का आशीर्वाद है हर क्षण, हर मोमेंट पे। आज यहाँ पर इतने हमारे यहाँ गांव के भाई बहन हैं, इतना मत आए हैं, इतना हम खुश हैं, कितना लोग आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं अयाज। देखिए कि बिहार का बीपीएससी का रिजल्ट आया था जिसमें गोपालगंज से एक लाल ने नाम रोशन कर दिया है। 202 रैंक लाकर एसडीएम का पद हासिल कर लिया है। यानी सिवान के जो एसपी हैं उनकी बहन ने 201 रैंक लाया था और 202 गोपालगंज के धीरज ने लाया था। आज वो अपने घर पहुंचे हैं, घर पहुंच रहे हैं तो देखिए किस तरह से भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। लोग ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। पूरा ज़िला जो है भावुक हो गया है उनको देखकर और उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। पूरे ज़िले के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और जो है माला उन्हें पहना रहे हैं और जो है बधाइयाँ दे रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कि घर जब वो रास्ते में आ रहे हैं तो किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। बजाते ढोल बज रहा है, जो माला पहनाया जा रहा है और उन्हें बुके दी जा रही है और बधाइयाँ दिया जा रहा है। काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद जो है आज इस गांव में कोई अवसर बना है जिसको लेकर लोगों में काफ़ी खुशी है। एक तरफ पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। जब गांव में प्रवेश किए तो गांव की महिलाएं आगे बढ़कर उन्हें जमकर स्वागत की और उन्होंने कहा है कि हमारे गांव और ज़िले का नाम रोशन किया है धीरज ने। हालांकि धीरज पढ़ने में काफ़ी अच्छा थे और काफ़ी लंबे समय से इस जो प्रयास के लिए वो मेहनत करते आ रहे थे, लेकिन आज जब उनकी सफलता हुई है तब पूरा गाँव जो है भावुक हो गया है और उनको स्वागत करने में जुटा हुआ है। पूरी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे थे। अब हम धीरज से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं, क्या परिश्रम रहा उनका और किस तरह से वो इस पद को हासिल किए हैं, कैसे मेहनत किए, क्या प्रेरणा मिली और आज आप एसडीएम बन गए हैं और लोग जो हैं आपका स्वागत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे सबसे पहले जितना लोगों ने स्वागत किया, जितना अभिभूत मुझे प्रेम दिया, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और ये जर्नी थोड़ी लंबी होती है, बट अगर कंसिस्टेंटली हम अगर लगे रहे और अगर अपने फेलियर पे सीखे, जो भी कमियां रह गई उस पर काम करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, लेकिन तीसरी बार शानदार सफलता आपका इंतज़ार कर रही होती है। अच्छा धीरज, कौन सा ऐसा रास्ता रहा, कौन सी ऐसी चीज़ को आपने देखा जिससे आपको लगा कि मुझे इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और मुझे भी एक अफसर बनना चाहिए? मैंने लाइफ को मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है चीज़ों को। जब मैं बचपन में जब होटल पे बैठता था तो देखता था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी आती थी, तो देखता था मैं कि हाँ, उनके पास रियल चेंज लाने का वो होता है, समाज में एक बदलाव ला सकते हैं। या फिर मैंने बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बारे में पढ़ा है कि कैसे वो समाज में बदलाव लाते हैं, कैसे जैसे अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से समाज में कुछ ना कुछ भलाई करते हैं। तो मुझे और ये एक चीज़ सबसे बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि आईएएस ऑफिसर या फिर एसडीएम होता है, इतना डाइवर्स, इतना ब्रॉड कैरियर आपको कभी कॉरपोरेट में या फिर किसी और फील्ड में आपको मिल ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात, समाज के बीच में रह के काम करना और समाज के लिए काम करना, आप कितना बड़ा सुखद ये अनुभव होगा। मैंने देखा है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, तो मैंने सीखा है उन लोगों से। और मैं अपने कॉलेज का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि कॉलेज ने मेरे बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते थे। कभी आईएएस आईपीएस आते थे, बड़े बड़े प्रोफेसर आते थे, तो देख के लगता था कि हाँ, ये लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और कंक्रीट चेंज लाते हैं समाज में ये लोग। अच्छा, गांव की मिट्टी से उठे, शहर से बहुत दूर नहीं है आपका गांव, लेकिन फिर भी एक सुदूर टाइप का इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है। लोग यहाँ, मुझे लगता है कि इस गाँव में अभी तक कोई अफसर नहीं बना होगा मेरे जानकारी के मुताबिक। तो ये जो प्रयास है आपके लिए कितना सफल या कितना मायने रखता है? मैं अपने प्रयास को एक वजह जो सबसे बड़ा सफल मानता हूँ, मेरे गांव में अगर मेरे रिजल्ट से जितने लोगों में मोटिवेशन आया है और जो लोग इस टाइम मैं देख रहा हूँ, लोगों के चेहरे पे एक कहीं ना कहीं साई ऑफ रिलीफ है, एक शांति का भाव है कि लोगों के मन में ये भावना आ गई है कि परीक्षा ईमानदारी से घर से मेहनत करके, और रियल में परीक्षा होता भी है। नहीं तो हम सब सुनते थे कि XYZ का रिज़ल्ट हुआ है, और जब आपके बीच जब लड़के का रिज़ल्ट होता है तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि गांव में और भी लोगों को विश्वास मेहनत पे आ जाता है कि हाँ, हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी बेहतर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी विजय यही है।
पहली बार में ही निकाल लिया आपने? नहीं, मेरा जर्नी थोड़ा लंबा रहा। मैंने कोविड के बाद मैंने स्टार्ट की पढ़ाई। पढ़ता पहले से था, कॉलेज के टाइम से था, लेकिन सीरियस स्ट्रक्चरल मैनर में नोट्स बनाते हुए, आंसर लिखते हुए मैंने मेहनत स्टार्ट किया 2022 से। और यूपीएससी के 2 अटैम्प्ट दिए, प्रीलिम्स में फेलियर आया। फिर मैंने देखा 69 का प्रीलिम्स आया, मेरा प्री हो गया। थोड़ा सा मेहनत किया, हो गया, क्योंकि फाउंडेशन ठीक था यूपीएससी में मेरा। तो फिर मैंने आंसर राइटिंग की 2 महीने, बट 3 मार्क्स से मेरा मेंस रह गया था। तो मुझे उस चीज़ का दुख नहीं लगा, मुझे पॉजिटिविटी आया कि देखिए, जब 1.5-2 महीने मेहनत करके मैं 3 मार्क्स से फेल हो सकता हूँ, तो शायद 1.5-2 महीने मेहनत करूँगा तो 30 मार्क्स से पास भी हो सकता हूँ और बेस्ट पोस्ट भी मिल सकता है, टॉप पोस्ट भी मिल सकता है। हालांकि सब पोस्ट बराबर हैं और अच्छे हैं बीपीएससी के, लेकिन एसडीएम का एक अपना पहचान, एक अपना चार्म और एक अपना ब्रॉड बेस्ड उनका ड्यूटी होता है। और अच्छा रैंक इसलिए भी हम टारगेट करते हैं ताकि हम फेल ना हो, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने यही किया कि 3 मार्क्स से फेल हुआ, तो मैंने हर एक चीज़ को, मैंने सारे नोट्स को दोबारा से लिखा। GS1 के जो भी टॉपिक्स थे उनको लिखा मैंने दोबारा से, जो हिस्ट्री के, करंट अफेयर के, DI के, फिर दूसरे पोर्शन में पॉलिटी के, इकोनॉमी के और ज्योग्राफी के और साइंस के, अच्छे से लिखा मैंने उन नोट्स को। और बारीकी से मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि प्रीवियस ईयर एक गाइड है, होली गाइड है, कि हाँ, अगर हम प्रीवियस ईयर को अच्छे ढंग से पढ़ें और सिलेबस को एनालाइज करें तो पता चलता है कि एक छुपा हुआ फैक्टर होता है, उसी में से क्वेश्चन बनता है, उसी इर्द गिर्द घूमता है। तो मैंने कहा कि क्यों ना पूरे इर्द गिर्द के, उसके आसपास का सारा चीज़ पढ़ के जाऊँ मैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई टॉपिक आता है पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट एक भारत का अभिन्न अंग है, भारत के जो पॉलिटिकल सिस्टम है। तो क्यों सिर्फ पार्लियामेंट नहीं पढ़ के जाऊँगा, पार्लियामेंट में राज्यसभा पढ़ के जाऊँगा, स्पीकर के बारे में, और सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, नोट्स भी बनाऊँगा। प्रीवियस ईयर से देखूँगा क्या आया है, उसको मैं फिल करूँगा नोट्स में। और करंट में अगर कुछ चल रहा होता है, जैसे स्पीकर का इशू चल रहा होता है रेगुलर, तो उसको मैं करंट में ऐड करूँगा। इससे क्या होता है, अच्छा मार्क्स बनता है। और साइंस तो बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। साइंस में हम देखते हैं कि बाढ़ आ रहा है, तो भाई बिहार में बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि बाढ़ का प्रॉब्लम है। तो मैंने उसमें ऐड किया कि देखिए, नेपाल के साथ इंडिया के संबंध ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि डिलेड इन्फॉर्मेशन आता है बाढ़ का, टेलीमेट्री नहीं है। तो बिहार हर साल बाढ़ से त्रस्त होता है, इंटर बाउंड्रीड की वजह से। तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, फिर देखा कि क्या क्या रियल लाइफ में हम यूज कर सकते हैं जिससे हम बाढ़ का समाधान निकाल सके। इस तरह से साइंस के 10-20 टॉपिक जो होते हैं, कोर टॉपिक 10-12 टॉपिक, उसको अच्छे से पढ़ा। और उसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि बस उतना पढ़ लिया, एडिशनल गया कि क्या पूछेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी पूछेगा तो मैं हैंडल कर पाऊँ। जैसे मान लीजिए पूरी तैयारी रही, हाँ, कहीं से भी कुछ गड़बड़ ना हो, कमी नहीं। बायोटेक्नोलॉजी मान लीजिए टॉपिक है, तो मैंने सिर्फ ये नहीं पढ़ा कि डेफिनेशन क्या है, क्या होता है, उसके सारे स्कीम्स पढ़े, रियल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है। जैसे एक फर्मेंटेशन जो घर में है वो भी बायोटेक्नोलॉजी है, और एक बड़े इंडस्ट्री में जो केमिकल प्रोसेस है वो भी बायोटेक्नोलॉजी है, जो ये कोविड वैक्सीन है वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो रियल लाइफ को अगर हम कॉपी पे उतारते हैं तो बहुत नंबर मिलता है और शायद अच्छा पोस्ट भी मिलता है। अच्छा, चलिए, अब जो है माता पिता का एक बड़ा रोल होता है बेटे को पढ़ाने में। आपके माता पिता का कितना सपोर्ट और सहयोग मिला? कभी डांट पड़ी सिर्फ पढ़ने के लिए, कभी डांट पड़ी? मैं कहता हूँ कि माता पिता के सहयोग के बिना इंसान धूल के बराबर भी नहीं जा सकता है। अगर माता पिता ने ठान लिया कि बस हमें कुछ नहीं पढ़ाना है, तो क्या करना, कमाना पड़ेगा। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे खूब टाइम दिया। और हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ टाइम दिया, मेरे पर प्रेशर भी बना के रखा कि तुम कैसे पढ़ रहे हो कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने इस चीज़ को निगेटिव में नहीं लिया कि मेरे माँ बाप क्यों प्रेशर कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी कुछ तो चीज़ होती है ना, कि अगर माँ बाप खर्चा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि माँ बाप के चेहरे पे स्माइल लाए। पिता ने डांटा कभी पढ़ने से? पिताजी ने मेरे को कई बार बोला कि तुम मन से नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी कमी है, तो तुम अच्छा से करो, चीज़ों को समझो, क्या कमी है उसको समझो। तो शायद इस चीज़ को मैंने सीरियस अच्छे से लिया। और शायद अगर ज़िंदगी का जो ट्रेजेडी है, अगर उसको हम पॉजिटिव मैनर में ले, तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। आज पिता विदेश चले गए हैं, रहते तो और अच्छा लगता था। मेरे पिताजी को मैंने रिजल्ट के लिए ही बुलाया था इस टाइम पे, अप्रैल-मई के टाइम पे, लेकिन बीपीएससी में जो मेडिकल का इशू था तो उसका सलूशन नहीं हो पाया टाइम से। तो 2 मंथ कंप्लीट हुआ और संयोग से उसी टाइम मेरे पिताजी की छुट्टी भी ख़त्म हो गई। तो रिजल्ट आया, खुशी मनाए, फिर सुबह चले गए फ़्लाइट में। तो मुझे दुख हुआ कि पिताजी इस खुशी को नहीं मना पाए, बट मुझे सुख भी इस बात का हुआ कि पल पल उन्होंने इस चीज़ को
समझा है कि हाँ मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, और मैंने भी इस चीज़ को समझा है कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद है हर क्षण हर मोमेंट पे। माता ने डांटा है कभी? खड़ी हैं बगल में? नहीं, माता जी मेरी नहीं डांटती थी। माता जी बस कहती थी कि टाइम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टाइम अनंत नहीं है ज़िंदगी में, समय से पढ़ोगे तो जल्दी रिजल्ट होगा तो अच्छा होता है, लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो शायद इस चीज़ को मैंने अच्छे से लिया, तो आज मैं 26 साल की उम्र में एक SDM बन गया, और शायद 15 साल में IAS भी बन जाऊँ, या फिर UPSC की भी तैयारी कर सकता हूँ। मेरे पास एम्पल टाइम है। तो माता पिता का डांट ऐसा नहीं है कि वो कोई मलाई से या फिर दिल में कोई टीस लेके आपको डांटते हैं। माता पिता चाहते हैं कि आपके साथ बेहतर हो, माता पिता चाहते हैं कि आप बेस्ट बन पाओ, और माता पिता का डांट एक जैसे एक डायरेक्शन होता है, और उससे बेहतर डायरेक्शन और कुछ हो ही नहीं सकता है। माता जी, आज बेटा SDM बन गया है, सोचा था आपने कभी? नहीं, आपने कभी सोचा था? नहीं। हाँ। ये सब मेरे भगवान की आज कृपा। कैसी खुशी लग रही है, कैसी खुशी बहुत। मिली है? आज यहाँ पर इतने हमारे यहाँ गांव के भाई बहन हैं, इतना मताए हैं, इतना हम खुश हैं, कितना लोग आए हैं खुशी के लिए, देख करके बेटा के कितना गांव में नाम रोशन किया। इसके लिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, कभी गुस्सा आता था इन पर? खूब गुस्सा जब नहीं लगता था नहीं कि मार नहीं, दे, मैं भगवान से पिटाई हमेशा कर दें? मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बेटा का नौकरी हो जाए, सफल हो जाए। बहुत मेहनत नौकरी करता है तो हो मेरा। जाएगा, आप तो SDM छोटा सा बचपन से उनका सपना था कि मैं ये काम करके रहूँगा। अच्छा, कभी लगा कि हमको ये पढ़ाई के पीरियड में बहुत मेहनत पड़ रहा है, छोड़ देना चाहिए? नहीं, कभी इनको नहीं लगा, कभी नहीं। अच्छा, एक बेटा जो SDM बन गए, क्या कहेंगे उनके लिए? बगल में खड़े हैं। बहुत उनको धन्यवाद देंगे बाबू को कि आज भगवान की कृपा से इतना नाम रोशन किया। आज सब बच्चे लोग के ऊपर प्रभाव पड़ गया कि हम सबका मतलब ये हो गया कि हम भी पढ़ेंगे, अच्छा से तैयारी करेंगे। सब बच्चों पर थोड़ा इनका। अच्छा धीरज, आप लाइब्रेरी में भी गोपालगंज पढ़े हुए हैं, तो क्या जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे? गोपालगंज में जो घोष एंड सिन्हा पेट्रोल पंप है उसके सामने लाइब्रेरी है, मैंने वहीं पे पूरी पढ़ाई की। प्री का तो नहीं, प्री तो घर पे पढ़ा। जब मेंस का जब अपॉर्चुनिटी मिला ना मुझे, तो मैंने उस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से यूज किया। तो लाइब्रेरी में मैं 7 बजे जाता था, फिर 11-12 बजे आके थोड़ा खा के थोड़ा रेस्ट करके फिर जाता था, फिर रात को कभी 9 बजे कभी 10 बजे, कोई टाइम नहीं था। जैसे कभी टेस्ट लिखना हो तो टेस्ट तो एडिटोरिया का 7 से 10 ही होता था, तो घर पे नहीं, लेट ही आता था। उस टाइम पे ना मेरे को किसी चीज़ का ठीक नहीं रहता था कि क्या है, कैसे हूँ नहीं हूँ, हेल्थ क्या है। बस था कि 2 महीना की बात है, 2 महीना मेहनत कर लूँगा, और इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है। 2-2 साल मेहनत करके लोग कमाते हैं। फिर मैं सोचा 2 महीना मेहनत करने में क्या है, तो मैंने जम के मेहनत किया 2 महीना। कोई टाइम नहीं, कोई लिमिट नहीं, खूब टेस्ट लिखे। इतना टेस्ट लिखते हैं कि जो ये उंगली है सूज जाती है। मैं उस टाइम पे दिखाता भी हूँ, देखिए लिखते लिखते क्या हाल हुआ है, उंगली ऐसे टेढ़ी हो जाती है। फ़ोटो भी है मेरे फ़ोन में, और ढेर सारे आंसर लिखते हैं 3 घंटे में। ऐसे सर झुका के ऐसे उठाने का भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि 21 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें लॉन्ग होते हैं 5 और शॉर्ट होते हैं 15। और इस तरह से 20-21 क्वेश्चन होते हैं दोनों पेपर में, GS 1-2 में, और ऐसे में 3 ऐसे लिखना होता है 3 घंटे में, जो कि अपने आप में मैराथन टास्क है। आपको बेहतर ढंग से अब क्या पढ़ा है उसको प्रेजेंट करना है। उसके अलावा जो नहीं पढ़ा उसको भी लिख के आना। अगर छोड़ के आ गए, 0 मार्क्स मिला, तो आपको सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। अच्छा, 2 शब्द में उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम SDM बने या फिर आगे की पोस्ट में? देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बार एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उन्हें लगता है कि ठीक है, नहीं हुआ, भगवान नहीं चाहते थे, लेकिन फिर वो फिर पढ़ते हैं, लेकिन जो कमी है उस कमी पे काम नहीं करते। अगर सब्ज़ी में नमक कम है तो मिर्चा डालिएगा तो क्या नमक आ थोड़ी जाएगा। अगर आपके पढ़ाई में प्रीवियस ईयर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने अपने ब्रॉड नहीं किया है नॉलेज को, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए इंडिया USA टैरिफ इशू आप सब लोग पढ़े होंगे, तो टैरिफ का इशू बहुत गहरा इशू था। इंडिया और USA के बीच बहुत टेंशन थे। तो मैंने बस ये नहीं पढ़ा पॉलिटिकल इशू कि हाँ ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट कर दिया, नहीं, मैं उस चीज़ के तह तक गया। तो ऐसे ही आप भी अगर कमी है तो पहले 10 दिन मत पढ़िए, लेकिन 10 दिन अपने कमी पे सोचिए क्या कमी है, और फिर उस कमी पे काम करिए, क्योंकि ऑलरेडी आप 70% आ चुके हैं। 30% कमी है, मेहनत कीजिए, अगली बार आपका नाम सफल होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कुछ लक फैक्टर होता है। BPSC में मैं कह सकता हूँ 70% मेहनत, 30% लक है। UPSC में 90% मेहनत, 10% लक है, मैं कहता हूँ। लेकिन हम मेहनत छोड़ के सिर्फ लक के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। इसलिए मैं जो भी तैयारी कर रहे हैं लोग, मैं कहता हूँ कि आप ड्रीम देखिए, 1 साल 2 साल फेल होइए और उसको भगवान का, खुदा का आशीर्वाद मान के उस पर काम करिए। क्योंकि अब मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए 69 में मेरा रिजल्ट हो गया रहता, 3 मार्क्स से नहीं फेल होता, हो जाता,
तो हो सकता है कि कोई और पोस्ट मिलता है लेवल 7 का, लेकिन 1 साल मैंने दुख देखा थोड़ा सा। आज मैं कहाँ हूँ, आज मैं सबसे बेहतरीन पोस्ट पे हूँ। हालांकि सब पोस्ट अच्छे हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन एसडीएम जो होता है एक पहचान ये होती है कि इसने सबसे बेहतर रैंक लाया होगा, सबसे बिहार के बेहतर छात्रों में से होगा। जैसे मैं बताता हूँ, मेरा रैंक 202 है, तो 3,70,000 में 21,000 लोगों ने मेंस लिखा, 21,000 में 5400 लोगों ने इंटरव्यू दिया, 5400 में 2035 लोग फाइनल सिलेक्शन हुए, जिसमें 2027 को सिलेक्शन हुआ, उसमें मैं 200 में आया, 202 में, यानी कि 3,70,000 में 202 में आया। मैंने रेशियो निकाला था, तो 181 में मैं एक स्टूडेंट होते हैं रिजल्ट के लिए। तो अगर उस लेवल का मेहनत नहीं होगा तो कोई और बैठा है आपके बराबर मेहनत करने के लिए। इसलिए जम के मेहनत करिए, भूल जाइए 1-2 साल रिश्ता नाता शादी ब्याह, जाइए खाइए पीजिए, थोड़ा सेल्फिश कुछ टाइम के लिए बनिए। जब रिजल्ट आता है तो पूरी दुनिया आपके सामने रहती है और आप सबका आभार व्यक्त करते हैं और सब लोग आपका भी आभार व्यक्त करते हैं कि तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। चलिए, बहू कब लाएंगी? भगवान ने इतना दिया, अब वो भी दे देंगे, वो भी हो जाएगा। वो मेरे कन्हैया करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है भैया। हम इतना विश्वास है भगवान पर कि भगवान ने जो किया सब उन्हीं का कृपा है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ धीरज बातचीत करने के लिए थे, हमने साफ तौर पे बातचीत किया। उन्होंने आप सुने कि किस तरह से इनकी जो परिश्रम रहा, क्या मेहनत किया इन्होंने, किस तरह से स्ट्रगल करने के बाद आज वो एसडीएम बन गए, यानी बीपीएससी में 202 रैंक लाकर बिहार का नाम शहीद गोपालगंज और अपने गांव का नाम रोशन कर दिए हैं। खास बातचीत उनसे और उनकी मां से हो रही थी। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं गोपालगंज से आयाज अहमद।